Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट 2024 के लिए हमारी यह सभी क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं। आपके पेडागोजी के क्वेश्चन हो जाते हैं, सब्जेक्ट आपकी बाल विकास हो जाती है। तो इसको समझते हैं किस तरीके के बाल विकास में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यह बात आपको बतानी है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका यहाँ पे कि विकास आपका आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। ऑप्शन 2 आता है आपका कि विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ऑप्शन 3 आता है कि विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। ऑप्शन 4 आता है आपका कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है वह कथन आपको बताना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। तो यह बात आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि आपसे पूछा है सही नहीं है। ठीक। ऑप्शन 2 आता है आपका कि विकास कुछ हद तक इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, यानी विकास का हम कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यह बात भी आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है। ऑप्शन 3 आता है कि विकास की दर एक समान व और आपकी सार्वभौमिक होती है। तो यह बात आपकी यहाँ पे सही हो जाती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो यह बात भी गलत हो जाएगी, क्योंकि आपसे यहाँ पे पूछा है कि विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं है कि हम बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 3 हो जाता है कि विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, आपको बताना है कि एक बच्ची फुटबॉल खेलने सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है, तो यह विकास के किस सिद्धांत का प्रदर्शन करती है। तो यह किस सिद्धांत को प्रदर्शित करती है, यह बात आपको बतानी है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका सिफेलोकॉडल यानी कि शीर्षगामी। ऑप्शन 2 आता है आपका कि प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि समीप दूरस्थ मुखी। ऑप्शन 3 आता है कि परिवर्तनीयता। ऑप्शन 4 आता है आपका कि साम्य धारणा। एक बच्ची फुटबॉल खेलने सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है, तो यह विकास के कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। तो यह आपका क्या कहलाता है, यह आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या कहलाता है, यह आपका समीप दूरभिमुखी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है, आपको बताना है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को, ऑप्शन 1 आता है आपका यहाँ पे कि अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। ऑप्शन 2 आता है आपका कि वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ऑप्शन 3 आता है आपका कि ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। ऑप्शन 4 आता है आपका कि ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, इस अवस्था की मैं बात करूं तो यह आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाता है कि हमें बच्चों को वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के हमें मौके मुहैया कराने चाहिए। यह बात आपकी यहाँ पे सही हो जाती है। ऑप्शन 1 आपका गलत हो जाता है। अमूर्त की हम बात करते हैं तो बच्चा 11 वर्ष से लेकर आपका 15 वर्ष के बीच में आएगा।
ऑप्शन 3 में हम देखते हैं कि ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। उच्च स्तरीय हमको नहीं देना है, बच्चा छोटा है। ऑप्शन 4 में आता है कि ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो, तो यह बात भी आपकी गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, आपको बताना है इसका आंसर कि जीन प्याजी के संज्ञानात्मक विकास के चरण पर बच्चा समझ बना लेता है। प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं और प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो यह बात आपको बतानी है, कौन सी अवस्था यह कहलाती है, तो पूर्व परंपरागत अवस्था हो जाती है। ऑप्शन 2 आता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन 3 आता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन 4 आता है आपका कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बताना है कि बच्चा है वह प्रतीकों का इस्तेमाल करके वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए वह, अगर बच्चे के सामने हम साइकिल बोले हैं, साइकिल शब्द बोले हैं, तो बच्चा है उस शब्द को सुनकर अपने दिमाग में क्या बना लेता है, अपने स्कीमा में एक प्रतिबिंब बना लेता है। तो यह बताना है यह आपकी कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। यह आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, आपको बताना है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है अधिगम क्या है। अधिगम का मतलब होता है आपका सीखना। क्या होता है, सीखना होता है। तो आपको बताना है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार कि अधिगम क्या है। ऑप्शन 1 आता है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 आता है कि ज्ञान प्राप्त करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 आता है कि अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 आता है आपका उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है कि अधिगम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1। यह जो आपका अधिगम होता है यह ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया हो जाती है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होता है। निष्क्रिय आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अभ्यास व दोहराव की बात हम करते हैं तो यह बात आपकी गलत हो जाएगी। उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया भी आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं हम तो यह समाज और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको बताना है। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो को आप देख कर के चले जाते हैं, लाइक करते नहीं हैं तो हमें डिमोटिवेट फील होता है। हम इतना मेहनत करते हैं, काफ़ी समय लगता है एक वीडियो को बनाने में, तो आप प्लीज़ इतना तो सपोर्ट कर दिया करिए कि आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका कि प्रगतिशील शिक्षा में ऑप्शन 1 आता है आपका कि सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। ऑप्शन 2 आता है कि पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत हैं। ऑप्शन 3 आता है कि बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है। ऑप्शन 4 आता है कि पाठ्यचर्या मानकीकृत होती है। तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है कि सीखने का स्वरूप कैसा होता है, सामाजिक होता है। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप कैसा होता है, सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तक हैं वह सीखने का एकमात्र स्रोत हो जाती हैं। तो यह बात आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ओनली सोर्स की हम बात करते हैं तो ओनली की बात आ रही है तो बिल्कुल आपको देख करके ही काट देना है। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है तो यह बात भी गलत हो जाएगी।
मानकीकृत पाठ्यचर्या की हम बात करते हैं तो यह बात भी गलत हो जाएगी। प्रगतिशील शिक्षा की हम बात करते हैं तो सीखने का स्वरूप कैसा होता है, यहाँ पे सोशल होता है यानी कि सामाजिक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। यहाँ पे बताना है NEP 2020 के बारे में कि यह आपकी किस पर बल देती है, यह आपकी किस पर बल देती है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर बल देती है। ऑप्शन 2 आता है कि बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू पर बल देती है। ऑप्शन 3 आता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर बल देती है। ऑप्शन 4 आता है कि बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर बल देती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताना है यह किस पर बल देती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। यह आपकी लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर बल देती है, यानी कि फ्लेक्सिबल की हम बात करते हैं, फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की हम बात करते हैं तो यह बात आपकी सही हो जाती है। जहाँ पे आपको लचीला दिख जाए, फ्लेक्सिबल दिख जाए, वह आपका राइट आंसर होता है। केवल आ जाए आपको देख कर के काट देना है। पाठ्यचर्या मानकीकरण जैसा शब्द आपको दिख जाए काट देना है। यहाँ पे बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर बिल्कुल देख कर के काट देना है। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। तो ऑप्शन 1 आता है कि विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। ऑप्शन 2 आता है कि विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन करना। ऑप्शन 3 आता है कि विद्यार्थी के सीखने की कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्ट पहचान की जा सके। ऑप्शन 4 आता है विद्यार्थी के रटने की क्षमता की जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है कि विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, यह बात आपकी यहाँ पे सही हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। विद्यार्थियों का उद्देश्य सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, तुलना की बात आ गई कि देख करके काट देना है। कमियां व अभाव ताकि उनकी असफलता को पुष्ट पहचान की जा सके, बिल्कुल बात गलत हो जाती है। रटने जैसी चीज़ें गलत हो जाती है। तो ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो जाता है कि विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, यह बात आपकी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो ऑप्शन 1 आता है कि शैक्षिक स्थानों तक पहुँच। ऑप्शन 2 आता है आपका कि अधिकारों में समता। ऑप्शन 3 आता है आपका भाग लेने का अवसर। ऑप्शन 4 आता है कि सामाजिक वर्तिकाग्र। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यह आपका सामाजिक वर्तिकाग्र होता है, यानी कि आपका सोशल स्टिग्मा होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। बाकी आपके सभी यहाँ पे गलत हो जाते हैं। यह आपका क्या उत्पन्न करता है, यह आपका विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। तो यहाँ पे बताना है कि जो लिखने की क्षमता होती है इसको सीधे प्रभावित करती है। तो यह आपका डिसकैलकुलिया कहलाता है। आपको यहाँ पे थोड़ी सी साउंड आ रही होगी, बाहर से आती है नॉइस, थोड़ा रोड के पास में घर है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। आप इसको प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप मेरी बातों पर ही फोकस करें, बाहर की नॉइस को थोड़ा इग्नोर करें।
यहाँ पे बताना है कि लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है, तो यह आपकी डिसकैल्कुलिया कहलाती है। ऑप्शन 2 आता है, यह आपकी डिसग्राफिया कहलाती है। ऑप्शन 3 आता है कि यह आपकी डिसलेक्सिया कहलाती है। ऑप्शन 4 आता है, यह आपकी डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। लिखने की क्षमता की हम बात करते हैं तो आपकी क्या कहलाएगी, डिसग्राफिया कहलाएगी। ग्राफ से संबंधित चीज़ें होती हैं तो यह आपकी क्या कहलाएगी, डिसग्राफिया कहलाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ पे लिखने से संबंधित बात की गई है तो हम लिखते हैं, किस पर लिखते हैं, ग्राफ पर, तो यही आपका क्या कहलाता है, डिसग्राफिया कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ आप एक लाइक कर सकते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे सभी क्लासेस आपकी चलाई जा रही हैं, सीटेट से लेकर आपका यूपी टेट के भी मैंने आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करा दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। कई क्लासेस भी मैंने यहाँ पे करा दी हैं, आप लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।